गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि जो जल होता है, जल भूमि से लेकर के जाइलम वेसल्स तक कैसे पहुंचता है, कौन सी उसकी प्रोसेस होती है, कौन सा उसका मार्ग होता है। तो सॉइल सॉल्यूशन से लेकर के जाइलम वेसल्स तक जो जल होता है, वो जल दो प्रकार से जाता है, दो मेथड से जाता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। सॉरी, वो पिछली में वीडियो में मैंने प्लाज्म बोला था, आई एम सॉरी। तो पहला होता है एपोप्लास्ट मेथड और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट मेथड। यहां जो एपोप्लास्ट होता है, इसको नॉन लिविंग मेथड भी कहते हैं, और जो सिम्प्लास्ट होता है, इसको लिविंग मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखते हैं कि जब जल सॉइल से निकल करके रूट हेयर्स में आ रहा है और रूट हेयर्स से कॉर्टेक्स तक जा रहा है, तो यहां तक की प्रक्रिया फर्स्ट को देखते हैं हम। सॉइल सॉल्यूशन से लेकर के कॉर्टेक्स सेल्स तक जो जल का प्रभाव होता है, वो होता है एपोप्लास्ट मेथड से। और कॉर्टेक्स के बाद में क्या आती है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से लेकर के जाइलम वेसल्स तक का जो प्रभाव होता है, वो होता है सिम्प्लास्ट मेथड से, लिविंग मेथड से। तो कैसे होता है, देखो ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के ऊपर यहां सेल वॉल प्रेजेंट है। कोशिकाओं के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है। यहां से सॉइल सॉल्यूशन से जब जल यहां से अवशोषित होगा, खनिज लवण यहां से अवशोषित होंगे, वो कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां कोशिका में प्रवेश करने के बाद में कोशिका से बाहर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, सेल वॉल के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो इस पथ पर गति करेंगे। यहां पर लिविंग पार्ट का यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार से यहां जो गति होती है, ये गति किसमें होती है, नॉन लिविंग पार्ट में, क्योंकि यहां सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट कैसा है, नॉन लिविंग, जीवित भाग नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर का भाग क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है कोशिका का। तो ये जल यहां से लेकर यहां जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट है, यहां से गति करता हुआ कहां तक चला जाएगा, कॉर्टेक्स क्षेत्र तक, कॉर्टेक्स रीजन तक जाता है, यहां की कोशिकाओं तक जाता है। इसके बाद में प्लांट सेल है, तो रिक्तिका भी उपस्थित होंगी, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल से प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ी होती हैं।
यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जब सेल पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में ही बताए जाते हैं कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा मिडिल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल में से आर पार होते हैं। एक कोशिका के जीव द्रव्य को दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से संपर्क में रखते हैं। अब यहां से सॉइल सॉल्यूशन से जो वाटर जाएगा, वो वाटर यहां ना जाकर के कहां जाएगा, इस भाग में, इस भाग में होता हुआ आगे गति करेगा। तो यहां यूज आने वाला पार्ट कौन सा है, लिविंग पार्ट। ये लिविंग भाग है और ये वाला नॉन लिविंग। तो जब कॉर्टेक्स से आगे की जो गति होती है, सॉइल से लेकर के कॉर्टेक्स तक की, तो हमने देख ली नॉन लिविंग पार्ट से हो जाती है, लिविंग से भी हो जाएगी और नॉन लिविंग से भी हो जाएगी, लेकिन इससे आगे की गति लिविंग पार्ट से ही होती है। क्यों होती है? यहां जो एंडोडर्मिस पाई जाती है, ये एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं और इन कैस्पेरियन पट्टिकाओं में सुबेरिन का जमाव होता है। जो पानी के नॉन लिविंग पार्ट को रोक देता है। इसीलिए यहां पानी कहां से जाएगा, लिविंग पार्ट से होकर जाएगा और एट लास्ट कहां पहुंच जाता है, जाइलम वेसल्स के अंदर। जब एक बार जाइलम वेसल्स के अंदर वाटर पहुंच गया, उसके बाद ना लिविंग पार्ट की जरूरत है ना नॉन लिविंग पार्ट की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है 11th-12th के अंदर जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम कैसी, उनके अंदर जो पाई जाती हैं, जाइलम के अंदर वेसल्स और ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, वो कैसे होते हैं, पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, एक के ऊपर एक ऐसे। तो उनके बीच में से पानी ऊपर से पहुंच जाता है। और ये जाइलम के अंदर पाई जाने वाली वेसल्स और ट्रैकिड्स कैसी होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, जो पाइप समान होकर के पानी के से बॉटम से लेकर के टॉप तक ले जाने का कार्य करती है। तो जो अवशोषण का मार्ग होता है, वो अवशोषण इस प्रकार से होता है, एपोप्लास्ट से और सिम्प्लास्ट मेथड से होता है। अब देखते हैं आगे कि जल का जो अवशोषण है वो होता कैसे है। ये तो मार्ग हो गया, जल का अवशोषण कैसे होता है। तो यहां पर जल का अवशोषण या जल अवशोषण की क्रियाविधि सबसे पहले जो जल अवशोषण की जो बात की थी, वो जल अवशोषण की बात की थी एक साइंटिस्ट थे, रेनर। रेनर ने सबसे पहले जल अवशोषण की संकल्पना को रखा था, लेकिन क्रैमर ने इसको वर्णित किया था। सबसे पहले क्रैमर ने बताया था कि जल अवशोषण कैसे होता है। तो इस जो जल अवशोषण का जो कार्य होता है वो दो प्रकार से होता है, एक सक्रिय विधि से होता है और एक निष्क्रिय विधि से होता है। क्योंकि अगर सांद्रता जो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता के विपरीत हो रहा है तो सक्रिय विधि से होगा, और सांद्रता प्रवणता की दिशा में हो रहा है तो यहाँ होने वाला जो अवशोषण है वो निष्क्रिय विधि से होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं
निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण। जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के समय जो लीफ की सेल्स होती हैं, लीफ की सेल्स से जल कहां चला जाता है? वायुमंडल में। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो कहां होगी? लीफ के अंदर। इन लीफ की सेल्स से जल वायुमंडल में चला जाता है। जब जल यहां से वायुमंडल में चला गया तो इन सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी? जल की कमी। और हमने पहले पढ़ा है इससे पहली वीडियो में डीपीडी। तो अब जल की अगर कमी हो गई तो इस कोशिका का डीपीडी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जल की कमी से इस कोशिका का डीपीडी बढ़ गया। इसका मतलब डीपीडी क्या है? कोशिका की जल डिमांड, कि किसी कोशिका को कितने जल की आवश्यकता है वो डिमांड होती है। डीपीडी बढ़ गया और जल निकल गया तो यहाँ पर जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बढ़ गया। डीपीडी बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा और टर्गर प्रेशर यहाँ पर घट जाएगा। अब ये सेल्स क्या करेंगी? जो लीफ की सेल्स हैं, यहाँ लीफ के अंदर भी क्या होगा? जाइलम, और जाइलम की क्या होंगी? वेसल्स। ये लीफ की सेल्स यहां जाइलम वेसल्स से जल का अवशोषण करेंगी। जब जाइलम वेसल्स से जल का अवशोषण होगा तो यहां क्या आएगी? जल की कमी। अब जाइलम वेसल्स में जब जल की कमी आ गई तो यहां पानी गया तो इनका डीपीडी क्या हो गया? घटा। टीपी बढ़ा, ओपी घटा। लेकिन इनके साथ में क्या हो जाएगा? यही कंडीशन। जाइलम वेसल्स के अंदर वापस से यही कंडीशन आ जाएगी। अब सेल्स डेड हैं तो क्या होगा कि यहां पर जैसे ही पानी की कमी आएगी तो बच्चों आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा कि जल के अंदर ससंजन और आसंजन बल होते हैं। ये दो बल पाए जाते हैं। एक जल के अणुओं के बीच में पाया जाता है और एक जाइलम वेसल्स या ट्रैकिड्स के साथ ट्रैकिड्स का जल के अणुओं के साथ पाया जाता है। तो यहां जैसे ही पानी की कमी होगी यहां पर खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। पानी की कमी से यह खिंचाव उत्पन्न होगा और ये खिंचाव शीर्ष से लेकर के कहां तक होगा? जड़ों तक। शीर्ष से लेकर के जड़ों तक होगा। अब जड़ों में सबसे लास्ट कहां आता है? रूट हेयर्स। एट लास्ट मंजिल कौन सी है? रूट हेयर्स। तो जो यहाँ रूट हेयर्स हैं, इन रूट हेयर्स की सेल्स में पानी की कमी होगी। अब जल की कमी यहां होगी तो जब यहां जल की कमी होगी, खिंचाव तो पहले ही हो रहा है, ऊपर से नीचे तक एक ही खिंचाव बन गया, एक बल, एक सक्सेशन बल यहां पर लग रहा है, तो ये यहां से जल का अवशोषण करवाएंगे। अब यहां जल का अवशोषण होगा। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जितनी अधिक होगी उतना ही यहां जल का अवशोषण होगा, उतनी ही तीव्रता के साथ जल अवशोषित होकर के कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। तो यहां जो जल का अवशोषण हुआ है ये वेसल्स की तरफ आएगा, यहां से ये कहां जाएगा? लीफ की तरफ, और वापस से कहां? वायुमंडल में। तो ऐसे ही ये प्रोसेस यहाँ पर चलती रहेगी।
तो जो निष्क्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया है, यहां ना तो ऊर्जा खर्च होती है, ना कोई बल कार्य करता है, कौन सा, जहां ऊर्जा खर्च हो। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया विभव प्रवणता की दिशा में होती है। ऊर्जा खर्च क्यों नहीं हो रही कि यहां जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो विभव प्रवणता की दिशा में होती है, और इसके लिए जो बल उत्पन्न होता है, किसके लिए, यहां जो विभव प्रवणता की दिशा है इसके लिए जो बल उत्पन्न होता है, ये बल पत्तियों के कारण होता है, पत्तियों के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि पत्तियों में क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन। जब यहां पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हुई, तभी जो पादप के वायवीय पार्ट हैं, वो मेनली कौन सी, लीफ, तो इनकी वजह से यहाँ पर एक बल उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से यहाँ विभव प्रवणता की दिशा में जल का अवशोषण हुआ। इसलिए किसी भी ऊर्जा का यहाँ यूज नहीं हुआ, किसी प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर खर्च नहीं हुई। तो जो निष्क्रिय जल अवशोषण है 96% से लेकर के 98% तक जल का अवशोषण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, चाहे हम ह्यूमंस के लिए देख लें, चाहे किसी में देख लें, अगर हमारा बिना मनी खर्च किए कोई काम चल रहा है, कोई काम हो रहा है, और दूसरा वही काम किसी और से मनी खर्च करवा के करवाया जाए, तो कहाँ जाएंगे, जहां बिना मनी खर्च किए हुए काम हो जाए। तो यहाँ पर भी कोशिका अपनी ऊर्जा को सेफ रखती है किसी अन्य कार्य के लिए, किसी अन्य उपापचयी और अपचयी क्रियाओं के लिए। तो यहाँ मैक्सिमम जो वाटर का अवशोषण होता है, वो अवशोषण निष्क्रिय विधि के द्वारा हो जाता है, बिना किसी ऊर्जा को खर्च किए यहाँ ये हो जाता है। अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि यहाँ ऊर्जा खर्च किए बिना वाटर का अवशोषण नहीं हो रहा, तो वो होती है सक्रिय विधि, जल अवशोषण की सक्रिय विधि या जल अवशोषण की परासरणीय विधि। नेक्स्ट, सक्रिय विधि। जो निष्क्रिय विधि से जल अवशोषण हो रहा था, वहां निष्क्रिय विधि में जो बल उत्पन्न हो रहा था, वो बल उत्पन्न हो रहा था वायवीय भागों से, प्लांट के वायवीय भागों से। उसके विपरीत सक्रिय विधि में जो बल उत्पन्न होता है, वो बल उत्पन्न होता है कोशिका के कारण, कोशिका के इंटरनल एटमॉस्फेयर के कारण। क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा भी खर्च होगी, यहाँ पर विभव प्रवणता भी होगी, उसके विपरीत कार्य होगा, तो यहाँ ऊर्जा भी खर्च होगी। तो जो सक्रिय विधि होती है, ये सक्रिय विधि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परासरणीय, परासरणीय सक्रिय विधि, और दूसरी होती है अपरासरणीय सक्रिय विधि। अपरासरणीय सक्रिय विधि। तो इन दो
के द्वारा सक्रिय रूप से वाटर का अवशोषण यहाँ पर किया जाता है। दोनों ही विधियों में ऊर्जा खर्च होगी। यहाँ ऊर्जा खर्च हुए बिन यहाँ पर पानी का अवशोषण नहीं होता। निष्क्रिय विधि में विसरण की प्रक्रिया होती है और यहाँ पर परासरण की प्रक्रिया हो रही है। तो परासरण की प्रक्रिया हो रही है तो यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो सभी अणु विलायक के और विलेय के समान रूप से नहीं जाएंगे, केवल किसके जाएंगे, विलायक के जाते हैं। तो यहाँ अब आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऊर्जा खर्च की जाती है और फिर पानी का यहाँ से और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट देखते हैं परासरणीय विधि।